Good morning all of the students and welcome to Anil Daka classes. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दूसरा ही चैप्टर हमारा चल रहा है, विभिन्न तंत्रों की हम बात कर रहे हैं। आशा करते हैं आपने उत्सर्जन तंत्र के जो मैंने 2 वीडियो और बताए थे वो भी आपने देखे और नोट्स भी आपने तैयार कर लिए। अब देखिए हम बात करते हैं जनन तंत्र की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर कोई इसके बारे में जानने के लिए जो है इच्छुक रहता है। हमारे सिलेबस में हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जनन तंत्र को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले इस जनन की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपकी किताब के बेस दे रखा है, आधार जो है वो दे रखा है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर ओनली ह्यूमन या मनुष्य के जनन तंत्र की ही बात करने वाले हैं। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है परिभाषा जो आती है वो आती है जनन की। किसकी आती है? जनन की। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है। जनन देखिए क्या होता है। जनकों द्वारा या सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। सजीवों द्वारा, सजीव का मतलब जो चल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। इनमें पेड़ पौधे जंतु सभी आते हैं जो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं उनके अंदर होती हैं। उनके द्वारा अपने समान, संतति का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, अर्थात आप इसको पुत्र पुत्री भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? पुत्र पुत्री भी। यहाँ पे आप जनक भी लिख सकते हो। जनकों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न। जनक होते हैं जन्म देने वाले। ठीक है। माता पिता कौन होते हैं? माता पिता। ठीक है। तो माता पिता द्वारा अपने समान पुत्र पुत्री उत्पन्न करना। अपने समान का मतलब यहाँ पे डिट्टो नहीं है कि अपने जैसे ही, लेकिन माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जेनेटिक्स ऑर्डर्स हैं, वो उनके अंदर उपस्थित होंगे। इसलिए परिभाषा में आया है जनकों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन में अगर बात करते हैं, हम बात करेंगे मानव की। मानव जो अगर हम बात करते हैं मानव में, तो मानव के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है। नर और मादा। नर के अंदर अलग जनन अंग होते हैं और मादा के अंदर अलग जनन अंग होते हैं। ठीक है। तो ये जो है नर के अंदर अलग और मादा के अलग जो है अंदर जो है वो अलग अंग होते हैं या अलग तंत्र होता है। नर के अंदर होता है उसे नर जनन तंत्र, जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, नर जनन तंत्र। और मादा के अंदर जो होता है उसे मादा जनन तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मादा जनन तंत्र बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए इनके अंदर इसे एक लिंगी बोलते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस होती है वो क्या होती है? द्विलिंगी होती है। क्या होती है? द्विलिंगी प्रोसेस होती है। 2 लिंग वाले प्राणी इसमें भाग लेते हैं, एक तो नर और एक मादा, जिनमें अलग अलग ये एक लिंगी होते हैं। मानव के जो नर और मादा हैं ये एक लिंगी होते हैं, तो इसको द्विलिंगी प्रोसेस भी बोला जाता है। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर बात करते हैं तो जनन की अगर बात करते हैं तो 2 मुख्य प्रकार हैं इसके, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। ठीक है। निषेचन की क्रिया होती है, अभी बात करेंगे निषेचन क्या होता है। ठीक है। निषेचन की क्रिया इसमें होती है। अलैंगिक जनन के अंदर एक जीव भी भाग लेता है और निषेचन की क्रिया है वो नहीं होती। तो मानव के अंदर जो है वो लैंगिक जनन पाया जाता है, नहीं कि अलैंगिक जनन। अब देखिए बात करते हैं आगे फर्टिलाइजेशन की, कि निषेचन क्या है। ये बातें आपने 9th में पढ़ी हैं, पढ़ाई भी है आप लोगों को। निषेचन की बात करते हैं कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है, नर के अंदर बनते हैं नर युग्मक, मेल गेमिट बनते हैं। कौन बनते हैं? मेल गेमिट्स बनते हैं, नर युग्मक।
और मादा के अंदर बनते हैं मादा युग्मक, फीमेल गैमेट्स। नर के अंदर जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु, स्पर्म जिसे बोला जाता है। कौन होता है? शुक्राणु, स्पर्म जिसको बोला जाता है। और मादा के अंदर होता है ओविल, ठीक है, अंडाणु या एज आप बोल सकते हो, ओवम बोल सकते हो इसको, ठीक है, अंडाणु। ये होते हैं। इन दोनों के मिलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? इन दोनों के मिलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के आपस में जुड़ने, आपस में मिलने या आपस में संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या फिर क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बातें सब आपको नोट्स के अंदर मिलेंगी। इसके बाद में एक शब्द लिखा है मैंने, यौनारंभ, प्यूबरिटी, PUBERTY, प्यूबरिटी। अगर जनन की हम लोग बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये शब्द बहुत महत्व रखता है। महत्व इसलिए रखता है क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे ही मानव का जन्म हुआ, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसके अंदर जो जनन अंग है वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं। लेकिन ये शब्द यौनारंभ, ये यौनारंभ अवस्था जैसे ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे ही आती है उसके बाद उसमें जो जनन अंग है वो विकसित होने लगते हैं, अर्थात जनन अंग जो है वो विकसित हो जाते हैं। यौनारंभ की अगर बात करते हैं तो लड़के के अंदर ये 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। कितने वर्ष में? 13 से 15 वर्ष। जबकि लड़कियों में ये 12 से 14 वर्ष में शुरू हो जाती है। लड़कियों में कितने? 12 से 14 वर्ष में शुरू हो जाती हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि इस उम्र में पहुंचने के बाद जो मेन बात है वो ये है कि कौन से लक्षण परिवर्तित होंगे। लक्षण जो है वो कौन से परिवर्तित होंगे, उन लक्षणों की हम लोग बात करते हैं। उन लक्षण, जैसे ही यौनारंभ, मान लीजिए लड़का है, सबसे पहले लड़के की बात कर लेते हैं। लड़का है और जैसे ही वो 13 से 15 वर्ष का हो जाता है, 13, 14, 15 वर्ष का हो जाता है, तो उसके अंदर यौनारंभ शुरू हो जाता है, अर्थात उसके अंदर जनन अंग है वो विकसित होने लगते हैं। उन लक्षणों को बोलते हैं द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। क्या बोला जाता है? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण बोला जाता है। अब ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो है ये होते क्या हैं? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, लड़के के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होते हैं, पहला अगर हम बात करें तो आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का क्या होना? भारी होना। दूसरा, दाढ़ी मूंछ का आना। किसका आना? दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। 3 नंबर अगर हम बात करते हैं तो त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का क्या होना? तेलीय होना। 4 नंबर अगर हम इनके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर होता है जनन अंग जो है, जनन अंग पर बालों का विकसित होना, बालों का विकसित होना। ये मुख्य 4 द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण लड़का या नर के अंदर उत्पन्न होते हैं 13 से 15 वर्ष की आयु जैसे ही शुरू होती है। पहला, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ क्या हो जाती है? लड़कों की भारी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, दाढ़ी मूंछ का आना। ये आप लोग सामान्यतः घर में देखते होंगे कि जैसे ही लड़के की उम्र बढ़ती जाती है 13 साल के बाद, 13, 14, 15, तो उसमें दाढ़ी मूंछ का आना जो है वो शुरू हो जाता है, जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का एक मुख्य कारण, मुख्य उदाहरण आप दे सकते हो। तीसरा, त्वचा का तेलीय होना। आप एक बच्चे की त्वचा को देखना जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, उसकी त्वचा आपको बिल्कुल स्मूथ जो है, बिल्कुल साफ दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, 13 से यौनारंभ में प्रवेश करते हैं, तो त्वचा जो है वो तेलीय होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में देखिए, जननांगों पर बालों का विकसित होना। जहाँ पर जनन अंग विकसित हैं, जिनके माध्यम से जनन की क्रिया होगी, जो जनन की क्रिया में भाग लेंगे, जो जनन तंत्र में भाग लेंगे, उन अंगों पर बाल विकसित हो जाते हैं। उन अंगों पर क्या विकसित हो जाते हैं? बाल विकसित हो जाते हैं।
ये लड़के के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। इसके बाद लड़कियों में अगर हम लोग बात करें, तो इनमें ये उम्र जो है 12 से 14 वर्ष होती है। इनमें देखिए 1 नंबर आवाज़ का पतला होना, आवाज़ का क्या होना, पतला होना। 2 नंबर दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है, दाढ़ी मूछ किस गए। अगर हम बात करें मासिक चक्कर या मासिक धर्म या रजोधर्म, ठीक है, इसका शुरू होना। 3 नंबर त्वचा का तेलीय होना, यही रहेगा। 4 नंबर जनांग पर बाल विकसित होना, पर बालों का विकसित होना। 5 नंबर स्तन ग्रंथियों का विकसित होना। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला यहाँ लड़कों के अंदर आवाज़ भारी हो रही थी। यहाँ पे द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या है, जैसे ही यौनारंभ में प्रवेश करते हैं तो आवाज़ जो है वो पतली हो जाती है। आवाज़ क्या हो जाती है, लड़कियों की पतली हो जाती है। दूसरा मेन जो है मासिक धर्म या रजोधर्म का शुरू होना। मासिक धर्म या रजोधर्म का ये एक 28 डेज का पीरियड होता है, 28 दिन का एक पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें रक्तस्राव प्रावस्था भी आती है, प्रचोदन प्रावस्था भी आती है। 4 प्रावस्थाएं आती हैं जो आप आगे पढ़ोगे। 28 डेज की अवधि होती है, जो क्या है, केवल मानव में, केवल किसके अंदर, लड़कियां या फिर जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर शुरू होती हैं, जो इस उम्र के बाद शुरू हो जाती हैं, जो एक जनन अंगों का विकसित होने का मुख्य जो है हमें उदाहरण है। तीसरा त्वचा का तेलीय होना, जो चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों पर ही त्वचा है वो तेलीय हो जाती है। 4 नंबर जननांगों पर बाल विकसित होना। लड़कियों के अंदर भी जो जनन अंग है, जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन पर भी क्या विकसित हो जाते हैं, बाल विकसित हो जाते हैं। इसके बाद 5 नंबर जो है मुख्य स्तन ग्रंथियों का विकसित होना। स्तन जो है वो नर व मादा या लड़के या लड़कियों दोनों में विकसित होते हैं, लेकिन नर के अंदर ये जो है विकसित नहीं हो पाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन लड़कियों के अंदर जैसे ही यौनावरम आती है तो इन स्तन ग्रंथियों का जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्य द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण थे जिनकी हमने बात कर ली, ठीक है। लैंगिक परिपक्वता, अब देखिए जैसे ही 18 से 19 वर्ष होते हैं, 18 से 19 वर्ष होते हैं तो लैंगिक परिपक्वता, जितने भी जनन अंग हैं या जनन करने की जो क्षमता है वो पूर्ण हो जाती है। 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं जो किशोरावस्था होती है वो इसके लिए महत्व रखती है। किशोरावस्था में ही ये सब कार्य हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है। किशोरावस्था के अंदर अब इसके अंदर ये परिवर्तन होंगे तो मानसिक परिवर्तन भी इसके अंदर होते हैं। मानसिक परिवर्तन भी होंगे, बुद्धि के परिवर्तन भी होंगे, ठीक है, विचार भी बदलेंगे। इस अवस्था में ये सब क्रियाएं होती हैं। तो ये जनन तंत्र की मुख्य बातें थी, इनकी हमने बात कर ली। इसके अलावा आपको मैं मेरी एक वीडियो का और लिंक है वो भी डाल दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो। जनन तंत्र, अब मानव की बात करें, मानव के 2 रूप हैं, एक नर और एक मादा। तो नर के अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है और मादा के अंदर क्या पाया जाता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसकी बात हम लोग करते हैं, नर जनन तंत्र की बात करते हैं। अर्थात नर में पाए जाने वाला तंत्र क्या कहलाता है, नर जनन तंत्र कहलाता है। बात कर ली हमने 13 से 15 वर्ष की आयु के बाद ये पूर्ण विकसित होने लगता है। देखिए कोई भी हम जब तंत्र पढ़ते हैं, जनन तंत्र के अंदर मादा जनन तंत्र हो चाहे नर जनन तंत्र हो, इनमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। पहला तो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग या फिर प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स या प्राइमरी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरे होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। दूसरे कौन से होते हैं, द्वितीयक लैंगिक
अंग। इनकी बात हम मादा जनन तंत्र के अंदर भी करेंगे। अब अंगों का बदलाव होगा। तो नर जनन तंत्र की परिभाषा, नर में जनन अंग, जितने भी जनन अंग हैं उनको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? नर जनन अंग नर जनन तंत्र बोला जाता है। प्राथमिक जनन अंग हमेशा ही वे होंगे जो युग्मक का निर्माण करते हैं, गेमिट्स का निर्माण करते हैं, उनको प्राथमिक जनन अंग के अंदर रखा गया है। और ये हार्मोन भी स्रावित करते हैं जो उन गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक जनन अंग की। तो नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग होता है, वो होता है टेस्टिस। कौन होता है? टेस्टिस। प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? टेस्टिस। इंग्लिश में इसको टेस्टिस एंड हिंदी में इसको वर्षण बोला जाता है। देखिए वर्षण क्या होते हैं, टेस्टिस हैं ये क्या होते हैं। आज तो हम डायग्राम से बात नहीं करेंगे, लेकिन कल इनकी विस्तार से डायग्राम से इनकी बात हम लोग करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखना, कल वाला भी और आज वाला भी। वर्षण की जब बात करते हैं तो ये ऐसे अंग होते हैं जो नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मक या मेल गेमिट का निर्माण करते हैं, जिसे स्पर्म या फिर शुक्राणु बोला जाता है। स्पर्म या फिर क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। ठीक है, इनका निर्माण इन्हीं वर्षण के द्वारा होता है। ये जो होते हैं, जो वर्षण कोष होते हैं उनके अंदर स्थित होते हैं, और जो वर्षण कोष जो हैं वो उदर गुहा, पेट वाला जो भाग है उससे बाहर स्थित होते हैं। इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या होता है, उदर गुहा से ये बाहर क्यों स्थित होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम इनकी सामान्य बातें ही करेंगे। इसके द्वारा दो भाग होते हैं इसका, एक भाग तो स्पर्म का निर्माण करेगा एंड दूसरा भाग वृषण का जो है वो होता है, ये हार्मोन स्रावित करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन को नर हार्मोन भी कहा जाता है, मेल हार्मोन भी कहा जाता है, जो क्या करता है, हमने अभी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों की जो बात की थी, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, त्वचा का तेलीय होना तथा जनन अंगों पर बालों का विकसित होना, वो इसी हार्मोन के द्वारा क्या होते हैं? इसी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसके बाद में ये एक ही अंग है जो प्राथमिक जनन अंग का निर्धारण करता है, जबकि द्वितीयक जनन अंग के अंदर हम लोग बात करेंगे, पहला होगा इसके अंदर वृषण कोष, जिसके अंदर वृषण उपस्थित होते हैं, जिनके अंदर ये थैलेनुमा संरचना होती है, वृषण उपस्थित होते हैं। शुक्रवाहिनी वृषण कोष के अंदर ये होते हैं। इसके बाद में शुक्राणु का निर्माण हुआ, उनको आगे ले जाने का काम जो है वो शुक्रवाहिनी का होता है। ठीक है, इसके बाद है शुक्राशय। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स इसको बोलते हैं। इसके अंदर आकर शुक्राणु जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, स्पर्म जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थात इस भाग द्वारा शुक्राणु का संग्रहण किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, इनके भी कार्यों की बात करेंगे। जो शुक्राणु के अंदर एक पदार्थ मिलेगा, मैटर मिलेगा, जिससे ये वीर्य कहलाएंगे बाद में। ठीक है, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा है, ये भी इसकी बात करेंगे। और लास्ट भाग होता है सीसन या पेनिस, इस भाग की भी हम बात करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन के लिए मुख्य अंग होता है, जिसके द्वारा जो शुक्राणु हैं उनको मादा के योनि भाग में छोड़ा जाता है। सीसन भाग की भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, कल हम वीडियो से पूरे इस नर जनन तंत्र की बात जो है वो करेंगे।